नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस रीड इन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास दी जा रही है। क्लास आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलेगी। तो आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप सेशन को ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन सेशन आपको के लिए मिलने वाला है। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। कब सशस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई है? कब सशस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई है? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? दिसंबर 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2015 या इनमें से कोई? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन। सशस्त्र सशस्त्र व्यापार संधि मतलब आर्म ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई कब? तो दिसंबर 2014। प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। डिक्टो पॉइंट है बिल्कुल 2014। चलिए, स्क्रीन बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? मतलब इन चार में से किसको भारत रत्न नहीं मिला है? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, के आर नारायण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें बेहतरीन तरीका से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। इसका सही आंसर सी ऑप्शन, के आर नारायण को भारत रत्न नहीं मिला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? 24 दिसंबर 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सद्भावना दिवस, फर्स्ट राष्ट्रीय सुशासन दिवस या उपरोक्त सभी? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। थर्ड का सही आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन आपको लगा देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। आपका सही आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों आंसर लगाएं। क्या टीकाकरण या अनौपचारिक कर्मचारी या ई गवर्नेंस या महिला सुरक्षा? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही आंसर लगाते हुए तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। तो आपको टीकाकरण इसमें लगा देना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक जॉइंट सैन्य अभ्यास है? मतलब प्यारे बच्चों, एक जॉइंट सैन्य अभ्यास है। एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ भारत में सूर्य किरण अभ्यास में कौन सा देश है? क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर है। सूर्य किरण इन दो देशों के बीच, एक इंडिया है तो इंडिया के साथ कौन है? प्यारे बच्चों, नेपाल। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। और नेपाल की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, और नेपाल की राजधानी आप लिख पा रहे हो काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? एक संगठन है प्यारे बच्चों जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू में प्यारे बच्चों सार्क का संगठन। कौन सा? सार्क संगठन का हेडक्वार्टर। सार्क, SAARC, सार्क संगठन का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। और सार्क को ही हम हिंदी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दक्षेस। इसका गठन की बात करें तो 1985। और इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें 8 देश। कुल सदस्य की बात करें तो कितने देश इसके मेंबर हैं प्यारे बच्चों? 8 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन बोर्ड पर। किसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है? मेरू कैप्स, ओला कैप्स, कुबेर इंडिया या इनमें से कोई भी नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है? तो मेरू कैप्स, ओला कैप्स, कुबेर इंडिया या इनमें से कोई भी नहीं? बस 6 है आपके लिए बी ऑप्शन, ओला कैप्स। ओला कैप्स। चलिए, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? दुनिया का पहला 3D फर्स्ट 3D प्रिंटेड जेट इंजन किस देश ने डेवलप किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें चार ऑप्शन में आपके लिए पहले जर्मनी आ रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या अमेरिका? तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आएगा? 3D जेट इंजन डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो क्या है प्यारे बच्चों? कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड पर। नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई है? तो सबसे प्राचीन जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या है? नालंदा है। और नालंदा का जो फाउंडर है वो कौन है प्यारे बच्चों? कुमार गुप्ता। आपको बी ऑप्शन लगा देना है। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो नालंदा लगाना है। सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? सबसे सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ। सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ कहकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? तो आपको तक्षशिला आपको लगा देना है। क्या लगा देना है प्यारे बच्चों? तक्षशिला आपको लगा। सबसे प्राचीन विद्या खंडपीठ है तक्षशिला। और यूनिवर्सिटी कह के प्राचीन पूछा जाए तो प्यारे बच्चों आपको लगा देना है नालंदा। अब एक क्वेश्चन और लीजिए यहाँ पर। मैंने आपको दिया विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसकी देन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो आपको लगा देना है कौन प्यारे बच्चों? धर्मपाल। पाल वंश के धर्मपाल द्वारा। पाल वंश के धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है प्यारे बच्चों। तो आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? मतलब उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? पहले आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन जो शहर है ये आज वर्तमान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये वही उज्जैन है जहाँ इस नदी के किनारे उज्जैन शहर में महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, महाकालेश्वर शिव मंदिर है क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश उज्जैन। और उज्जैन का जो प्राचीन नाम है तो प्यारे ए ऑप्शन आपको लगाना है अवंतिक। अब जैसे प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे तो प्राचीन भारत में एक महाजनपद था अ, उज्जैन मतलब उज्जैन अवंती का। क्या था प्यारे बच्चों? उज्जैन मतलब उज्जैन अवंती। अवंती महाजनपद की दो राजधानी। एक महाजनपद था प्यारे बच्चों अवंती। क्या था? अवंती। अवंती महाजनपद हुआ करता था प्राचीन भारत में जिसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। उत्तरी राजधानी की बात करें तो उत्तरी राजधानी का नाम क्या था? उज्जैनी। और दक्षिणी राजधानी की बात करें तो महिष्मत। महिष्मत। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे जिनमें अवंती एक महाजनपद था जिसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ वाली राजधानी का नाम क्या था? उज्जैनी। और दक्षिणी राजधानी का नाम था महिष्मती। तो इसीलिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या मानते हैं? अवंती मतलब अवंती। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी आपको कंसेप्ट अच्छे में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? हूणों का आक्रमण किस राजा के शासन काल में हुआ? किसके ऊपर हूणों ने अटैक किया? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? हूणों का अटैक क्या श्रीगुप्त के समय हुआ या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या उपयुक्त या मतलब इन सभी? तो आपका आंसर क्या आएगा? हूणों का अटैक स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगर श्रीगुप्त की बात करें तो ये गुप्त वंश का फाउंडर है। गुप्त वंश का गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त वंश का संस्थापक कह के क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आपको क्या लगा देना है? श्रीगुप्त। अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त के लिए बहुत सारे पॉइंट आपके लिए। समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोलते हैं? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसके लिए बोला गया है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? विंसेंट स्मिथ के अनुसार। इसका दरबारी कवि की बात करें तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था प्यारे बच्चों? हरिसेन। हरिसेन था। और हरिसेन ने एक प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के राइटर कौन है? एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अभिलेख किसने लिखा है? हरिसेन के द्वारा। और इस अभिलेख में समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन है। इसमें समुद्र समुद्रगुप्त की जीत का समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन। ठीक है? समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन कौन से अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं।
और पॉइंट लीजिए आप समुद्रगुप्त के लिए, एक पॉइंट और लीजिए आप। इसे इसे एक उपाधि भी मिली है। कौन सी उपाधि से? कविराज। क्योंकि इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए व्यक्ति के चित्र मिले हैं, इसीलिए इसको कविराज भी बोला गया। क्या बोला गया है? कविराज की उपाधि भी इसी की है। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट करें, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक की देन है? क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो प्यारे बच्चों सही आंसर क्या आएगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने, अशोक ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर लगा दीजिए आप, अशोक ने। सांची का स्तूप कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है प्यारे बच्चों? एमपी में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, चलिए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति को मिली है? तो आपका आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन है। पादरेटी, या विलियम जॉन्स, या जेम्स प्रिंसेप, या उपरोक्त में से कोई। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता मिली है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ लिया था। अगर ये क्वेश्चन आता कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, खोज करने वाले का नाम पूछता, तो आपको लगाना था टिफेन थेलर। क्या प्यारे बच्चों? टिफेन थेलर। टिफेन थेलर ने अशोक के अभिलेख खोज तो लिए, लेकिन इस बेचारे से पढ़े नहीं गई, पढ़ने में सफलता इसको नहीं मिली, और इसने अशोक के अभिलेखों को खोज लिया था 1750 में, 1750 ईस्वी में। लेकिन पढ़ने में सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को। कौन सी सन में? 1837 में। अब आपको पता है कि अशोक महान सम्राट कहलाए हैं, कौन से वंश के राजा हैं? मौर्य वंश के राजा हैं। अशोक कौन से वंश के राजा हैं? मौर्य वंश के राजा हैं। और ये वही अशोक है जिन्होंने कलिंग पर अटैक किया। कलिंग पर आक्रमण किसने किया है? अशोक ने किया है कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर जो अटैक हुआ था वो कौन सी सन में हुआ? वो प्यारे 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर अटैक किया। और कलिंग कहाँ पड़ता है? ओडिशा के अंदर पड़ता है। जिस टाइम अशोक ने कलिंग पर अटैक किया, तो प्यारे उस टाइम कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। और ये कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और कलिंग पर जब अशोक ने अटैक किया, तो यहाँ पर कई 1-1.5 लाख लोगों को बंदी बना दिया, बहुत लोगों को मार दिया। तो अशोक ने इस युद्ध के बाद कभी भी युद्ध न लड़ने की कसम खाई कि आज के बाद कोई जीव हत्या नहीं होगी। और अशोक ने इस युद्ध के तुरंत बाद कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किस गुरु से लिए? उपगुप्त से लिए। किससे लिए प्यारे बच्चों? उपगुप्त से लिए। चलिए, अब आप इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? अपने पुत्र को भेजा। तो पुत्र का नाम क्या है? तो महेंद्र व संघमित्रा। संघमित्रा इसकी पुत्री है। एक को भेजा या दोनों को भेजा? तो कौन सा आंसर आप राइट लगाओगे? तो पुत्र और पुत्री दोनों को भेज दिया, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। ठीक है, अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए। अशोक के गुरु की बात करें तो ऑप्शन में गुरु भी लिख रहा है, देखो उपगुप्त। ये जो उपगुप्त है ये अशोक के गुरु हैं, अशोक के गुरु हैं। और अशोक ने इनसे ही बौद्ध धर्म शिक्षा ली, मतलब शिक्षा में ली। अशोक के गुरु लिख सकते हो, अशोक के गुरु। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? अब आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वो राजा था, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, संपूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया। और जब लास्ट में देखा तो उसके राजपाट, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था उसकी डगमगाई, ऐसी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में इतना बड़ा राजा आ गया, और उस मंदी को सहन नहीं कर पाया, और अपने अंतिम 2 वर्ष कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला गया, और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। और कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म। कौन सा प्यारे बच्चों? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म की दीक्षा, जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिए? गुरु का नाम है भद्रबाहु। क्या है? दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली, भद्रबाहु से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का फाउंडर है। इसके बाद गद्दी पर आया था प्यारे बच्चों बिंदु। अब बिंदुसार के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? चंद्रगुप्त। बिंदुसार के पुत्र का नाम पूछा जाए तो अशोक। तो मतलब मौर्य वंश के 3 बड़े राजा, मौर्य वंश के 3 बड़े राजा
चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ये मौर्य वंश के 3 बड़े राजा हैं और तीनों ही अलग अलग धर्मों को अपना रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, कभी आपसे पूछा जाए जैन धर्म अपनाया, ठीक है। और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय अपनाया, आजीवक संप्रदाय को अपनाया। आजीवक संप्रदाय होते हैं जो जीवन भर गुफाओं में रहकर तपस्या। अशोक ने प्यारे बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश के 3 बड़े राजा अलग अलग धर्म को अपना रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली है, बिंदुसार आजीव संप्रदाय को मानता है, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो मतलब मौर्य काल में कौन से धर्मों का बोलबाला था? मौर्य साम्राज्य में जैन और बौद्ध धर्म का बोलबाला था, अपने चरम पर था जैन और बौद्ध। और जैसे ही मौर्य काल का अंत हुआ, इसके मौर्य वंश के पतन के बाद का जो समय आया उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। और उस मौर्योत्तर काल में कौन से साम्राज्य की स्थापना हुई? ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस ब्राह्मण साम्राज्य में कौन से धर्म का उदय हो गया, मतलब कौन सा धर्म लाइट में आ गया? भागवत धर्म। तो भागवत धर्म कौन से काल में लाइट में आया? मौर्य काल या मौर्योत्तर काल? तो आपको मौर्योत्तर काल लगा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं, कपास, कांसे, औजार या जौ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? तो प्यारे हड़प्पावासी, हड़प्पा अगर सिंधु घाटी के इनके हड़प्पावासी के समय की बात करें, इनका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का इनका समय रहा है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का समय इनका रहा है। और इनके अगर वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे की बात करें तो कपास, बी ऑप्शन भी राइट। क्यों? क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ों के एविडेंस मिले हैं, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, ना कोई मुद्रा है, ना कोई सिक्का है, ना कोई मोहरे हैं, ना कोई अभिलेख है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सोर्सेस मिले हैं, जानकारी जो मिलती है उनकी, हमें जो नॉलेज मिलती है सिर्फ खुदाई से मिलती है। खुदाई से, उत्खनन से, नीचे से हमको जो भी एविडेंस मिल गया, जो भी एविडेंस हाथ पल्ले पड़ गया, तो वही क्या है? वही जानकारी का मुख्य सोर्स है। बाकी उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। उनकी जो लिपि थी वो कैसी रही थी? भाव चित्रात्मक रही है, अज्ञात रही है, पढ़ी नहीं गई है। तो उनकी जानकारी का जो सोर्सेस है, जो मेन सोर्सेस है, वो सिर्फ खुदाई है। खुदाई हुई और खुदाई से जो मिल गया बस उससे आइडिया लॉजिक लगा लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। पतन का मतलब यहाँ प्यारे बच्चों क्या है? पतन का मतलब है बंदरगाह से है। किससे है? बंदरगाह। बंदरगाह को हम गोदीवाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा या डॉक यार्ड, डॉक यार्ड भी इसी के लिए बोला जाता है। अब आप बताइए कि गोदीवाड़ा डॉक यार्ड या बंदरगाह का मतलब क्या होता है? मतलब सीधा सीधा है, पानी के जहाज का जो प्लेटफॉर्म होता है जहां से सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। और बंदरगाह आपको ये तो किसी बड़ी नदियों के पास मिलेगा या समुद्र के पास मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल था जहां पर बंदरगाह सबसे पहले मिला है खुदाई से? तो लगा दीजिए बी ऑप्शन, लोथल। अब आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए कि लोथल भारत के कौन से राज्य में पोजीशन लिए? गुजरात में है। अब प्यारे जो गुजरात में समुद्र है, तो यहाँ से सबसे पहले बंदरगाह मिला। अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आज वर्तमान में कहाँ पर है? ये आज वर्तमान इनकी पोजीशन पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो ए ऑप्शन में आ रहा है, आज इसकी वर्तमान पोजीशन राजस्थान में है। और कालीबंगा से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इस कालीबंगा से कच्ची ईंटों के क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकान भी मिले हैं। चलिए, और सबसे पहले जो चावल मिला है, सबसे पहले चावल लोथल से मिला है। लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से चावल के साक्ष्य मिले? चावल साक्ष्य हमें सबसे पहले कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? लोथल। और लोथल भारत में कौन से राज्य में आता है? गुजरात में आता है। तो ठीक है, चलिए प्यारे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? अभी मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के सारे पॉइंट बताए, तो आप डी ऑप्शन एकदम लगा दीजिए, श्रवण बेलगोला, जहाँ कर्नाटक। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा लेकर अपने अंतिम 2 वर्ष श्रवण बेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि ने क्या लिखा है? कपिल मुनि किसके किसके प्रतिपादक थे?
पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन। डी ऑप्शन सांख्य दर्शन। और न्याय दर्शन की बात करें तो गौतम। न्याय दर्शन के जनक कौन है? गौतम है। और आपका योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि है। योग दर्शन के जनक कौन है प्यारे बच्चों? पतंजलि हैं। लगा दीजिए आप पतंजलि। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि, ठीक है। पतंजलि योग दर्शन के फादर कहलाते हैं। और पतंजलि पुष्यमित सुंग के दरबार में रहते थे। और चलिए नेक्स्ट, उत्तर पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा की बात करें, इसके जो प्रतिपादक इनके जैमिनी रहे। कौन रहे? जैमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन बोर्ड पर। इनमें से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? लेनिन ने, या त्र्तास्की ने, या ट्राटस्की ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए क्या आएगा? ट्राटस्की, ट्राटस्की ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया? लेनिन, प्लेखानोव, या केरेंस्की, या ट्रॉट इसकी? बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन बोर्ड पर। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका क्या आंसर है? रूस की लेनिन क्रांति तो प्यारे बच्चों आपको याद होगी 1917। रूस की लेनिन क्रांति कौन सी सन में आई थी? 1917 में आई थी। तो इसका सही आंसर लेनिन, जिसने चेका का गठन किया। तो प्यारे बच्चों, तो आज की टॉप 20 की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद। गुड नाइट।